फिल्म की शुरुआत एक घबराई फीमेल से होती है जो अपना खून से लथपथ हाथ साफ करने की जल्दी में नजर आती है। उनके चेहरे पर डर देखकर साफ समझ आता है कि उनका जरूर किसी हत्या की घटना से सामना हुआ है। इसलिए वो बिना समय बर्बाद किए सब कुछ पीछे छोड़कर अपने बेटे को लेकर बोट से भाग पड़ती है और फिर फिल्म अननोन समय के बाद आइजैक की तरफ मुड़ जाती है जो अपने प्रेग्नेंट पत्नी एमा के साथ किसी रिमोट आइलैंड पर लोकेटेड एक छोटे गाँव में कुछ दिन बिताने के लिए निकले होते हैं। जो लंबा सफर तय करने के बाद जब वो दोनों उसी घर पहुंचते जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, तब रिवील होता है कि 25 साल पहले घटी उस घटना में वो बच्चा आइजैक ही था जो छुट्टी बिताने के अलावा निकलने से पहले अपना घर बेचने के इरादे से आया है। अब अपने घर में प्रवेश करते ही अपने बचपन की यादें ताजा करने के बाद दोनों नजदीक के रेस्टोरेंट डिनर करने का तय करते हैं, पर रेस्टोरेंट के ओनर्स उनसे बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं जिन्हें अपने सभ्यता और संस्कृति पर हद से ज्यादा ही घमंड होता है। इसलिए आइजैक के किसी भी सवाल को वो दिल पर ले लेते हैं क्योंकि गांव के लोग बाहर वाले लोगों को पसंद नहीं करते, इतना कि उनमें गंभीर बहस हो जाती है। पर जब उन्हें पता चलता है कि उसके पिता इसी गांव से बिलोंग किया करते थे और खास करके कि वो किसका बेटा है, तब उनका बर्ताव एकदम से पलट जाता है। वो उसे अब अतिथि देव भव की तरह सम्मान देने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी उससे दोस्ती हो जाती है। पर उसी रात हमें कुछ अजीब ही फिनोमेना समुद्र के करीब नजर आता है। आइजैक का भी भयंकर सपने से सामना होता है, पर दोनों भी इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है क्योंकि अगली सुबह लोकल शेरिफ रेनेट आइजैक के पिता की हत्या के सिलसिले में उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर पर दस्तक देती है। बेचारा आइजैक उनके सवाल से एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसके माँ ने उसे हमेशा कहा था कि उसके पिता उन्हें छोड़कर कहीं चले गए, पर रेनेट उसे उजागर करती कि उस रात उसके पिता की हत्या हुई थी जिसके तुरंत बाद उसकी माँ उसे लेकर गायब हो गई। इसलिए शक की सुई उसके माँ पर पड़ने लगी थी। आइजैक सब सच बताता है कि उसे याद नहीं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। वो बस उस घटना के बाद अपने मॉम के घर अमेरिका रिलोकेट हो गए। रेनेट को शर्मिंदगी महसूस होती कि उन्होंने उसे इतनी बुरी खबर सुनाई, इसलिए भरपाई करने के लिए वो दोनों को एज मेहमान अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है और निकलने से पहले एमा को ड्रीम वेल कहकर निकल जाती है। दोनों बेचारे चाहे जितना भी कोशिश करे एडजस्ट होने की, पर गांव की हर चीज एकदम ऑड नजर आती है। उनके रेनेट के घर पहुंचने पर भी वो एकदम डरावनी घर के ठीक सामने अनजान कारण से स्केयर क्रो लगाया होता है, मानो ये विच का घर हो। घर पर प्रवेश करने पर उनकी मुलाकात रेनेट के बेटी एस्ट्रिड से होती है जो अजीबी कारण से आइजैक से पहले ही मुलाकात में उस पर जैसे लट्टू हो जाती है जिससे उसकी नजर हटने का नाम नहीं लेती। उनका घर भी डरावने आर्ट पीस कॉल्ड ओल्ड नॉर्थ से सजा होता है जिसके बारे में रेनेट शेयर करती कि लोकल मिथ्स के अनुसार उसे द स्लम्बरिंग वन भी कहा जाता है। ठीक जैसे आइसलैंड के पास एल्व्स, आयरलैंड के पास लेप्रेकॉन्स और नॉर्वे के लिए उनका ट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही वो अपने स्लम्बरिंग वन पर भी यकीन करते हैं। घर के बाहर भी वो स्केयर को ऑल्सो कॉल्ड टुपिलक द स्लम्बरिंग वन के लिए तभी लगाया जाता है जब घर का कोई गुजर जाता है जो उसे गाँव में कई जगह दिखाई देगा, जिस पर आइजैक को याद आता है कि उसके पिता के गुजरने के बाद उसके घर पर किसी ने नहीं बनाया। अब सक्सेसफुल डिनर के बाद वो उन्हें अगले दिन मनाने वाले एल्टरिस गंगा एक एनुअल सैक्रिमेंट और इन शॉर्ट बैप्टिज्म प्रथा में भाग लेने का आमंत्रण देते हैं। और फिर फिल्म अजीब कारण से समुद्र की तरफ मुड़ते हुए हमें कोई क्रीचर घात लगाए नजर आता है। पर रात के समय जब दोनों सोने जाने वाले होते हैं कि आइजैक को कुछ अचानक से होश आ जाता है और वो एमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर थैंकफुली ये एमा का बस एक बुरा सपना निकलता है। अगली सुबह दोनों रेनेट के उस प्रथा को विजिट करते हैं, पर उनके अजीब कल्ट रिचुअल्स को देखकर एमा कल्ट से दूरी बनाना ही सही समझती है। पर आइजैक लोकल प्रथा अनुभव करने के इरादे से उन्हें ज्वाइन करता है और प्रथा के अनुसार रेनेट के बताए शब्द दोहराने के बाद जैसे ही वो उसे डिप करती है, वो खुद को अलग ही ग्रीन वर्ल्ड में पाता है जहाँ उसकी आंखें किसी पर अटक जाती है। उसका दम निकलने ही वाला होता है कि उसे खींचते ही हमें वो अपने घर पर ज़ॉम्बी की तरह खोया खोया सा नजर आता है। उस रिचुअल के बाद से सच में उसका बर्ताव एकदम से बदल गया होता है, इसलिए एमा की कोई भी बातें गांव और कल्ट के विरुद्ध उसे चुभने लगती है, इसीलिए वो बात बात पर भड़कने लगता है। वहीं रात के समय बाहर टहलने के लिए निकलने पर एस्ट्रिड समुद्र में स्नान लेते नजर आती है जो बिना शर्म दिखाए उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो जाती है और पहेली में अजीब अजीब बातें करने लगती है। वहीं एमा के बर्तन धोते दौरान उसे कोई क्रीचर खींचने की कोशिश करता है, पर वो एक और उसका सिर्फ एक बुरा सपना निकलता है। गैर जिम्मेदार आइजैक थोड़ी भी केयर नहीं दिखाता कि कई दिनों से एमा को नींद आना मुश्किल हो गया
गया है। अगली सुबह जब ब्रोकर उनका घर बेचने के लिए देख जाता है, वो भी जाते जाते अजीब कारण से सिर्फ एमा को ड्रीम वेल कहकर निकल जाता है। ऊपर से आइजैक घर बेचने का विचार एकदम से बदल देता है, क्योंकि उसके ऊपर यहीं बसने का भूत सवार हो जाता है कि अब ये कम्युनिटी ही उसका असली परिवार है और अपने आने वाले बच्चे को यहीं बड़ा करने का अकेला ही तय करता है। जिस पर एमा जाहिर तौर पर एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में हमेशा के लिए इस अजीब गांव में नहीं रहना चाहती। जिस पर आइजैक एकदम भड़क जाता है और अपनी बेचारी प्रेग्नेंट बीवी को अकेला छोड़कर अपने सो कॉल्ड दोस्त गुनर के साथ मौज मस्ती करने लगता है। जो मियाँ बीवी के नोकझोंक का पता चलने पर वो एमा के विरुद्ध ही उसके कान भरने लगते हैं कि वो उसे जोरू के गुलाम की तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे उसकी बात नहीं माननी है, क्योंकि अब यही उसका घर है। वहीं बेचारी अकेली एमा टब में अपना स्ट्रेस कम करने के लिए बैठी ही होती है कि उसे थोड़ी देर के लिए कुछ अजीब सा महसूस होता है। इतना कम नहीं कि देर रात उसे आइजैक ज़ॉम्बी की तरह कर्ड के पीछे जाते नजर आता है। एमा के उसे लाख रोकने की कोशिश करने पर भी वो बाकी कर्ड के साथ सीधे पानी में समा जाता है और फिर झटके में नींद से जगने के बाद उसे समझ आता है कि ये भी बस एक और उसका बुरा सपना था। पर लगातार इतने भयंकर सपने आने के बाद अब वो बुरी तरह से घबराने लगती है। पर इतने सब से गुजरने के बाद भी वो मैच्योरिटी दिखाते हुए अपने पति को हर कदम पर साथ देने से पीछे नहीं हटती। पर इस बार आइजैक ने तो हद कर दी होती है, क्योंकि उस पर अब अपने पिता के आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए वो ही तोपीलक बनाने का भूत सवार हो जाता है। ऊपर से उसी रात डिनर करते दौरान अपने प्लेट में कुछ अजीब नजर आने पर भी वो उसे इग्नोर कर देता है और चुपचाप उसे निगलने लगता है। पर फिर देखते ही देखते एमा का वाटर ब्रेक हो जाता है और उसकी तबीयत एकदम गंभीर होने लगती है और करीब कोई हॉस्पिटल ना होने के कारण इसलिए उन्हें वहीं डिलीवरी करने की कोशिश करनी पड़ती है। किसी तरह लाख कोशिश के बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सफल हो जाते हैं। पर आइजैक एमा का उम्बिकल कॉर्ड को सेफली कट करने के बजाय निर्दय उसे खींचने लगता है, जिसकी चीख में फिर से एमा एक और बुरे सपने से जाग जाती है। पर अब वो और नहीं सह सकती, इसलिए तुरंत आइजैक को अब भी के अब भी लौटने की विनती करने लगती है, इससे पहले कि ये हॉन्टेड घर उसे निगल ले। पर जिद्दी आइजैक अब भी तैयार नहीं होता, इसलिए अंत में एमा को अपने आने वाले बच्चे के खातिर अकेले जाने का तय करती है। पर इससे आइजैक एकदम क्रोधित हो जाता है और एमा से सख्ती से पेश आने लगता है, जिसके बचाव में एमा अनजाने में आइजैक पर तेज वार कर बैठती है, जिसमें शायद उसकी जान निकल जाती है। मूवी में अब बिल्कुल वैसे ही घटना घटा होता है जैसे फिल्म के शुरुआत में हुआ था। वो भी तुरंत गांव को छोड़कर जाने की कोशिश करती है, पर बोटमैन जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो पहली में अजीब ही अजीब बातें करता है कि उसका गांव छोड़ने का आज भाग्य में लिखा नहीं है। इसलिए हार मानकर उसे रेनेट के घर जाना पड़ता है, जिसे वो सब समझाने की कोशिश करती कि शायद उसने अनजाने में आइजैक की जान ले ली। पर अब मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, आइजैक अब भी जिंदा होता है। वहीं रेनेट ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। आँख खुलने पर वो खुद को बंधा पाती है, जिसे कल्ट के लोगों ने घेर रखा होता है। ऊपर से आइजैक अब एकदम पगला गया होता है और कल्ट के बातों में आकर एमा के गोद को तलवार से काटकर अपने बच्चे का बलिदान देने पड़ता है, क्योंकि कल्ट के अनुसार यही उसके आने वाले संतान के भाग्य में लिखा है। पर फिर से मूवी में एक और नया ट्विस्ट, आइजैक के घोर पाप करने से पहले कल्ट के लोग आइजैक को ही चाकू भोंककर उसकी जान ले लेते हैं। रेनेट रिवील करती कि ये उसके आने वाले बच्चे का भाग्य नहीं, बल्कि उसका भाग्य था, जो आज से 25 साल पहले ही हो जाने चाहिए थी, यदि उसकी माँ ने उसे लेकर भाग नहीं निकली होती। जिससे अब मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि उस दौरान कल्ट के लोगों ने आइजैक को भेंट चढ़ाने की कोशिश की थी, जिसमें शायद आइजैक के पिता भी शामिल थे, क्योंकि वो इसी गांव से बिलोंग करते थे और वो खुद भी कल्ट का भाग थे। पर आइजैक की माँ जो अमेरिकन थी, उन्होंने शायद इसका विरोध किया और इसीलिए उन्हें अपने पति की जान लेनी पड़ी और इसीलिए अपने बच्चे के खातिर उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा। वो अब एमा को अनटाई करके आइजैक को बांध देते हैं और एक ही बार में रेनेट उसका गला काटकर उसकी बलि चढ़ा देती है। तलवार को समुद्र में फेंककर आइजैक की मुंडी को उसी के बनाए टुपीलक में रख देती है। अंत में वो जैसे ही उसकी लाश जलाकर समुद्र में बहा देते हैं, वो तलवार अपने ही आप समुद्र से निकल आता है, मानो उसे किसी ने रिटर्न लौटाया
गया हो। और फिर फिल्म रेनेट के एमा को आश्वासन देते हुए कि जल्दी उसके लिए ये सब नॉर्मल होगा के साथ खत्म हो जाती है। अब आखिर फिल्म की कहानी थी क्या? दरअसल गांव के लोग सदियों से द स्लम्बरिंग वन क्रीचर की पूजा कर रहे थे, जो और कुछ नहीं बल्कि शायद जायंट स्क्विड है, जो रियलिटी में समुद्र के तल में पाया जाता है, जिनकी कृपा गांव पर बनाए रखने के लिए हर साल वो किसी एक की बलि चढ़ाते हैं। इसीलिए अगर हम नोटिस करें तो रेनेट ने डिनर के दौरान कहा था कि टूपी लग पूरे गांव में देखा जा सकता है, जिसे तभी लगाया जाता है जब घर का कोई गुजर जाए, जो कि और कुछ नहीं बल्कि उनकी जान बलिदान से ही गई होती है। और टूपी लग पर बलिदान के शरीर का कोई एक हिस्सा चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि आइजैक के केस में। गांव का कल्ट सच में एग्जिस्ट करता है, जिसका एकमात्र क्लू वो लास्ट सीन था, जो शायद खून की बलि मिलने के बाद तलवार को लौटा दिया, ताकि प्रथा को फिर से उसी तलवार से निभाया जा सके। गांव के समुद्र में द स्लम्बरिंग वन का भयानक असर भी छिपा होता है, जो उसी पर रिएक्ट करता है जो इस गांव को बिलोंग नहीं करता, जैसे इस केस में एमा को वो भयानक सपने तालाब का पानी पीने के बाद। इसीलिए जब भी उसे वो बुरे सपने आते थे, मोस्टली हर केस में पानी इन्वॉल्व था, इसीलिए सिर्फ एमा को कई लोग ड्रीम वेल करके विश किया करते थे। वहीं शुरुआत से रेनेट आइजैक को अपने विश्वास के जाल में फांस रही थी, उसके माँ के बारे में गलत जानकारी भरने के लिए, ताकि उसे कभी पता ना चले कि आखिर उसकी माँ उसे क्यों लेकर भागी थी। और शुरुआत से वही द स्लम्बरिंग वन का बलिदान था, जिसका एकमात्र क्लू हमें रेनेट के उस दौरान के प्रथा से समझ आ सकती है, जो आइजैक ने रेनेट के कहने पर दोहराया था, क्योंकि उसे क्या खबर थी कि वो अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद रहा है। वो बैप्टिज्म का समारोह भी उसी को लूर करने का था, जिसके बाद से आइजैक अजीब पेश आने लगा था, और उस दौरान उसकी नजर द स्लम्बरिंग वन पर ही शायद अटक गई थी। पर ये सारी मेरी थियरी है, अगर आपको कुछ और लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। पर मैं अब भी कुछ गुत्थी को सुलझा ना सका कि एस्ट्रिड का आइजैक पर डोरे डालना और उस दौरान उसके सामने बिना कपड़ों के पेश आना भी क्या किसी रिचुअल का हिस्सा था? अगर आपके पास इसका भी कोई ठोस थ्योरी हो तो मुझसे जरूर शेयर करें। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।